ओके। तो जो आप कोरिलेशन पढ़ रहे हैं उसमें कोरिलेशंस को के डिफरेंट नेम भी हैं जिनको हम हल करते हैं। अब मैं उसी पॉइंट पर जाता हूं जो हमने लास्ट टाइम एंड पे डिस्कस किया और उससे फर्दर आगे जाएंगे। हमने अभी बता दिया कि कोरिलेशन क्या है और कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं कोरिलेशन के लिए। अब ये सुन लें, टाइप्स पॉजिटिव नेगेटिव हमने डिस्कस कर लिया और अब हम स्कैटर डायग्राम को भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो मेथड अभी आपने पढ़ा आर निकालने का, कोरिलेशन कोफिशिएंट का, बेसिकली इसका ओरिजिनलिटी ऑफ नेम है कर्ल पर्सन्स कर्ल पेर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये इसका नाम है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का। इसके अलावा दो और मेथड है, दैट इज स्पेयर्समैन रिंग, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, उसको रिवाइज कर लेते हैं। और ये हमारा टॉपिक आज का साथ शामिल होगा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो हम जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले तो बेटा ये सुन लें, दैट इज लेस देन इक्वल टू साइन है। तो मैं कोरिलेशन को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। मैंने कहा कि -1 से 1 के दरमियान इसकी वैल्यूज आती हैं। फिर कोरिलेशन की डेफिनेशन बताई आपको। फिर मैंने आपको टाइप्स बताए पॉजिटिव और नेगेटिव, बड़ा डिटेल में अभी भी डिस्कस किया, पहले भी कर चुके हैं। नेगेटिव में हम बता चुके हैं, पॉजिटिव में क्या होता है। एक्स एक्सिस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज होता है, वाई एक्सिस जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप की एग्जांपलें और भी हैं, मैंने इसके बहुत से डाटा शेयर किए हैं। अब ये आ जाओ, सिंपल और मल्टीपल में क्या होता है, पार्शल और टोटल। सिंपल मैंने अभी डाटा शो किया, सिंपल डाटा आपको दिया गया होगा रॉ डाटा, उसमें कैलकुलेट करते हैं। मल्टीपल में एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं और उसका कोरिलेशन आप कहाँ फाइंड करने की तरफ जाते हैं। कोरिलेशंस के टाइप कौन से हैं जो है, नया जो आया है वो पार्शियल कोरिलेशन आया है। एनालिसिस ऑफ रिकॉग्नाइजेज मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन टू वेरिएबल। देखो बेटा, जब मोर देन टू वेरिएबल बट कंसिडर ओनली टू वेरिएबल कीपिंग द अदर कांस्टेंट। दो वेरिएबल लेते हैं लेकिन एक कांस्टेंट आप लेते हैं, यानी बाकियों को आप कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। टोटल कोरिलेशन में क्या होता है, इज बेस्ड ऑन ऑल द रेलेवेंट वेरिएबल, तमाम रेलिवेंट वेरिएबल होते हैं, विच इज नॉर्मली नॉट फिजिबल, यानी कैलकुलेट करना आसान नहीं होता। आमतौर पर कोरिलेशन हम लीनियर ही लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन के हद तक है, प्रॉब्लम हमने देख लिया और उसका कोरिलेशन हमने देख लिया है। मेरा मेन मकसद अभी आपको ये समझाना है, कल पर्सन्स कोफिशिएंट रिवाइज करवाना है। ये इसका ग्राफ मैं बता चुका हूँ आपको भी, बड़ा डिटेल, ये देखें। हाँ, ये एक चीज दोबारा रिवाइज करनी होगी आप लोगों को, जैसे अभी आपके दो स्टूडेंट आए हैं। अब ये वैल्यू डिसाइड करेगी। अब मुझे कोई आप में से ये बता सकता है कि ये स्ट्रांग है या वीक है। शाबाश। दिस आर वैल्यू कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन और स्ट्रांग और नेगेटिव, स्ट्रांग एंड वीक रिलेशनशिप। बेटा बताएं, शाबाश। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रांग है और ग्राफ भी लीनियर लाइन का है, डेटा इसके करीब पड़ा हुआ है, ये 1 के करीब है। सो दैट इज अ स्ट्रांग पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब ये देखें, इसको आप क्या लेंगे, 0.4 को स्ट्रांग या वीक। दैट इज मॉडरेट। मॉडरेट यानी कि 0.5 के करीब हो जाए तो वो मॉडरेट होता है, 0.5 से ऊपर जाता जाए तो वो स्ट्रांग हो जाता है, दैट इज मॉडरेट। अब वीक देखिएगा, सॉरी स्ट्रांग देखिएगा, ये कौन सा है, -1। स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। हाँ, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, या इसका दूसरा नाम यहाँ लिखा जा रहा है परफेक्ट नेगेटिव। तो आप स्ट्रॉन्ग कहेंगे इसको, ठीक है बेटा। हाँ जी, ये देखिए, ये भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव यानी मॉडरेट नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। वैसे हम इसको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कहते हैं। ये कौन सा है बेटा। वीक नेगेटिव। वीक नेगेटिव, वैल्यू भी बता रही है और डेटा भी हमारी जो स्ट्रेट लाइन है उससे कितना दूर दूर है, तो ये वीक हो गया। हाँ, ये कौन सा है।
जब डेटा में लाइन पुट अप किया तो फिर वो बिल्कुल दरमियान से पास हो गया, डाटा आधा ऊपर है आधा नीचे है, आर जीरो है। तो जब आर की वैल्यू जीरो आ जाए तो ये को रिलेशन इसमें नहीं होगा, नो को रिलेशनशिप, ठीक है। आर जीरो पर को रिलेशन नहीं होगा। ये देख रहे हैं, ये ज्योमेट्री भी समझाई थी या असद, अगर को याद हो तो। जैसे जैसे आप इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो आपका वो वीक होता जाएगा। ये देखिए, ये स्ट्रांग है, ये उससे कम स्ट्रांग है, ये जो है मॉडरेट पे चला गया है, और ये इतना विड्थ बढ़ गई है तो ये वीक हो गया। सो ये बातें हम कर चुके, अब मैं चलता हूं प्रॉब्लम पे। ये रहा, Curl Pearson's coefficient of correlation is the most common correlation coefficient. Curl, Pers- Curl Pearson's coefficient of correlation denoted by R. The coefficient of correlation R measure the degree of linear relationship between two variables, say x and y. That is basically people says that is less than equal to, okay. So ये आपके पास कर्ल पर देखिए, फार्मूला वही है। आपने जो फार्मूला पढ़ा था ये वही फार्मूला है जो आपने यूज किया था। तो कर्ल पर्सन्स जो हैं वो उसी मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। अब जरा ये एक पॉइंट समझ लो, क्योंकि ये छोटा सा सवाल आता है, इसको समझिएगा। यहां से शुरू करता हूं। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट फॉर ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। ओरिजिन और स्केल बदलने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब जरा गौर से सुनने बेटा सारे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट के, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। तो बेटा ये बात बड़ा टेक्निकली इंपॉर्टेंट है कि आप जब आपने ऑन कैंपस देखा था रिग्रेशन लाइन आपने पढ़ी थी, रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड किया था। सो उसको नाम दिया है बी एक्स वाई या बी वाई एक्स। उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने से आपका क्या बन जाता है कि वो आपका कोरिलेशन बन जाता है। द वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, द अदर रिग्रेशन कोफिशिएंट इज आल्सो भी पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरे को भी पॉजिटिव होना जरूरी है। ये बात माइंड में बिठा लें। अच्छा, अजम्पशन इसके लिए क्या लेंगे? वही रिलेशनशिप लीनियर होनी चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए, और उसका इफेक्ट आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा उस डेटा में कि वो किस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है या इफेक्ट शो करने वाला है। ओके, सुनाओ नेक्स्ट वन। एडवांटेजेस ऑफ पेयरसन्स कोफिशिएंट्स कहता है एक वेरिएबल वन वैल्यू द डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन आल्सो। ये आपको एक तो डेटा की इंटरप्रिटेशन देता है, उसका आपस में रिलेशन देता है, और दूसरा बताता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये लिमिटेशन इसकी देख लें। लिमिटेशन का मतलब कि क्या क्या चीजें इसके लिए जरूरी हैं या क्या चीजें तक ये महदूद है। आपने लीनियर के लिए इसको यूज करना है। इंटरप्रेटिंग द वैल्यू ऑफ आर इज डिफिकल्ट। सब बाज औकात ये होता है कि आर की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है और उससे इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है, राउंड ऑफ का इशू आता है। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। कोरिलेशन आगे पीछे यानी नंबर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाता है अगर वैल्यू स्कैटर प्लॉट की बहुत दूर हो। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टाइम टेकन है, यानी आप कैलकुलेशन करते हैं और आपका टाइम ज्यादा लगता है बड़े डाटा के लिए। Coefficient of determination. The convenient way of interpreting the value of correlation coefficient is to use of square of coefficient of correlation, which is called the coefficient of determination. क्या कहते हैं? कोरिलेशन कोफिशिएंट को निकालने के लिए जो स्क्वायर कोफिशिएंट का मेथड यूज किया जाता है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाता है, यानी आर स्क्वायर को जो कहते हैं। आप R 0.9 निकालते हैं तो आर स्क्वायर ये आता है।
तो वो क्या बताता है कि आर स्क्वायर बताता है कि 81% इसकी वेरिएशन या वेरिएंस है। तो 81% तो बड़ी अच्छी वेरिएशन कहलाती है। इसका मतलब है कि आप बता सकते हैं यार इसका रिजल्ट अच्छा है 81% पे। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज 1। आर स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, बिकॉज इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल द वेरिएशन इन वाई, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन मोर देन ऑल ऑफ इट। यानी आप वन से ज्यादा के लिए डिस्कस नहीं कर सकते। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला है एक्सप्लेन वेरिएशन टोटल वेरिएशन। कितने आपने डाटा को एक्सप्लेन कर दिया, इंटरप्रेट कर दिया, और वैसी टोटल वैल्यू कितनी है, मतलब वही फार्मूला जो हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है। अब ये देखें, ये परसेंटेज बताता है आर की वैल्यू के अगेंस्ट आपकी वैल्यू बताता है कि वो कितनी है। जैसे आर 0.6 है, आर स्केयर 0.36 होगा। ठीक है। और आर की वैल्यू 0.3 है, आर स्केयर, तो ग्रेजुअली वो डिक्रीज भी कर सकता है जब वो पॉइंट में बहुत लाई करेगा। हाँ, दूसरा मेथड जो हमने डिस्कस किया था वो स्पेयरमैन रैंक है। ठीक है। और ये हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। और असद को मैंने ये फार्मूला लिखवाया भी था कि आप ये नोट डाउन कर लें। हमारे पास नोट्स में ऐसे लिखा हुआ अगर हमारे पास यहाँ हो तो हम इसको भी देख सकते हैं। इस वाले में नहीं है, इस वाले में ये रहा। ठीक है। सो स्पेयर मैन्स रैंक कोफिशिएंट का फार्मूला ये है, आपने इसके थ्रू कैलकुलेट करना है। चलें जी, अब इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं, तो पहले वैल्यू निकालते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं कि स्पेयरमैन्स का प्रॉब्लम मिल जाए। हाँ, इससे पहले ना आप, बेटा मैं वापस आ जाता हूँ, थोड़ा लिमिटेशन पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे, वरना ये मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। देखिए बेटा, when statistical series in which the variable under study are not capable of quantitative measures but can be arranged in serial order, in such a situation Pearson's correlation coefficients cannot be used. In such case, Spearman rank correlation can be used। कहता है कि जब स्टेटिस्टिकल सीरीज में डेटा हो और डेटा का जो वेरिएबल है, कहता है स्टडी के लिए, यानी कि हम उसको अभी भी चेक कर रहे हो, किसके लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, तो कहता है कि फिर आप जो पिछला मेथड है कर्ल पेर्सन्स मेथड आप नहीं लगा सकते। तो फिर इस सूरत में आपको स्पेयरमैन रैंक मेथड लगाना चाहिए। अब स्पेयरमैन रैंक क्या है कि आर कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ये कोरिलेशन को, जिसका नाम रखा गया है रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक। आपके पास फार्मूले में डी यूज हो रहा है। डी आपके लिए होता है कि रैंक होता है जो गिवन होता है दो सीरीज का, उनका डिफरेंस क्या है। क्या है डिफरेंस ऑफ रैंक बिटवीन टू पेयर्ड एटम इन टू सीरीज। जो दो सीरीज में होगा ना उसका हम चेक करेंगे कि उनका डिफरेंस क्या है। और एन जो है टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है। जैसे आप कहते हैं कि 7 बच्चों का डेटा है, 10 बच्चों का डेटा है, तो उसके लिए यूज होता है। अब वैल्यूज की रेंज, स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज -1 to 1, r is equal to 1, then there is a complete agreement in the order of the rank and the rank are in the same direction। अगर r की वैल्यू 1 हो तो वो कंप्लीट होता है और सेम डायरेक्शन होता है। R-1 आ गया, देर इज कंप्लीट एग्रीमेंट है, कंप्लीट एग्रीमेंट 1 के लिए भी और -1 के लिए भी, बट फिर क्या है, द ऑर्डर ऑफ रैंक एंड द रैंक आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे वहां पे हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते थे, यहाँ रैंक की ऑर्डर की बात करते हैं कि वो पॉजिटिव ऑर्डर में डायरेक्शन में है या नेगेटिव में है। आर अगर 0 आ गया तो फिर उसके दरमियान रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं कैलकुलेट होगा, वो 0 होगा।
नहीं होगा कोई रिलेशन। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट प्रॉब्लम वेयर एक्चुअल रैंक आर गिवन, जहां पर एक्चुअल रैंक आर गिवन हो, कैलकुलेट द डिफरेंस डी ऑफ टू रैंक्स। दो रैंक्स के दरमियान आप क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। R1 माइनस R2, ठीक है। द स्क्वेयर द डिफरेंस एंड कैलकुलेट द सम ऑफ द डिफरेंस। और उनका डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं, डी स्क्वेयर इसको कहते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑब्टेनिंग इन द फार्मूला। वैल्यू कैलकुलेट कर दें और उसको फार्मूला में पुट किया जाएगा। प्रॉब्लम वेयर रैंक आर नॉट गिवन। प्रॉब्लम कहाँ पर होगा? जब रैंक आपको गिवन नहीं होगा। इफ द रैंक आर नॉट गिवन, देन वी नीड टू असाइन रैंक टू द डेटा सीरीज। डेटा सीरीज को रैंक दे देंगे। द लोएस्ट वैल्यू इन द सीरीज कैन बी असाइंड रैंक 1। उसको रैंक, जो लेस्ट वैल्यू होगी सीरीज में उसको क्या रैंक देंगे? 1। और द हाईएस्ट वैल्यू इन द सीरीज कैन बी असाइंड रैंक 1। उसको भी रैंक क्या नाम देंगे? 1। वी नीड टू follow the same scheme of rank for the other series. Then calculate the rank calculate correlation coefficient in the similar way as we do when the rank are given. सो अब अगर हमें रैंक गिवन है तो हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये ऐसा एग्जांपल दी गई है, ठीक है। वैल्यू मैं आपको जरा शेयर करता हूँ। जो डेटा का है मेरे पास। क्या आपको ये स्लाइड शो हो रही है जो मैं लगा रहा हूँ? अच्छा। अब क्या ये बेटा आपको शो हो रही है जो मैंने चीजें दिखाई हैं आपको ये? Yes, sir. ओके। अब बेटा दो चीजें याद रखें। वो क्या? कि स्पेयरमैन रैंक, क्योंकि ये दो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी दोबारा। स्पेयरमैन रैंक और जो आपका दूसरा है कर्ल पेर्सन्स मेथड, जो है ये आपको दो आने चाहिए, ठीक है, अच्छे से। फिर तीसरा जो रैंक है उस पर हम जाएंगे, वो ऑन कैंपस डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बड़ा डिटेल में है। ये ली स्क्वायर मेथड है, ठीक है। ली स्क्वायर के लिए, इस मेथड के लिए पहले आपको रिग्रेशन लाइन का समझ पता होना चाहिए। तो अब जरा रिग्रेशन सुने। देखो बेटा, ये हमने डिस्कस किया था कि रिग्रेशन जो है एक मेथड है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप जरा सुनिएगा इसको। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, मैं सिर्फ मेन पॉइंट पर आऊंगा ताकि आपको क्लियर हो। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रिग्रेशन की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करवाता है, कि वो प्रिडिक्टर बन जाता है। लेकिन प्रिडिक्शन होती है किस पे? डिपेंडेंट वेरिएबल पे, कि वो इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है। तो अब लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं भी हो सकता। वो ग्राफ से भी पता चल सकता है, वैल्यू से भी। अगर आपको याद हो तो हमने रिग्रेशन लाइन के लिए फार्मूला पढ़ा था। अगर आप में से किसी अब याद हो या अपने डाटा में चेक कर लें। वाई प्राइम इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ एक्स, जो कि रिग्रेशन लाइन यानी स्ट्रेट लाइन को जाहिर करता है। ए यहां से कैलकुलेट होता है, बी यहां से कैलकुलेट होता है, ठीक है। आप ए और बी डाटा से कैलकुलेट करके यहां पुट करके रिग्रेशन लाइन निकालते हैं। लेट सपोज, मैं फिर उस पर वापस आऊंगा, ली स्क्वायर उसके बगैर नहीं हो सकता बेटा। ये डाटा है, ये एक्स है, ये वाई है। आपको चाहिए रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन तो ये होती है कि वाई प्राइम इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स।
अभी जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में शो करवाया है वो ये होती है a+bx। तो आप क्या करते हैं कि ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ए और बी की वैल्यू इस एक्स और वाई को इस फार्मूले में पुट करने से आएगी। तो उसके लिए तो सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एक्स एक्स वाई, यानी इस डेटा के लिए आपको शो करवाना पड़ेगा, सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो आपने इस डेटा की कैलकुलेशन करके ये कैलकुलेट कर दिया ए, ये आपने कैलकुलेट कर दिया बी, और पुट कर दिया, तो ये दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन। ये आपकी क्या कहलाएगी? रिग्रेशन लाइन है जाएगी। अच्छा, अब रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट होने के बाद अब आ जाता हूँ वापस उस जगह पर। दैट इज योर रिग्रेशन लाइन। ये आपकी क्या है? रिग्रेशन लाइन है। ए और बी आपने कैलकुलेट कर दी है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आप ए और बी कैलकुलेट करते हैं। मुख्तलिफ फार्मूले मैंने आपको शो करवाए थे, याद होगा। उन फार्मूलों की मदद से आप कह सकते हैं। ठीक है। अब रिग्रेशन, आपने जो लाइन कैलकुलेट कर दी यानी ए और बी, और आपने उसको पुट करके एक इक्वेशन बना दी, उसको यूटिलाइज करेंगे हम किस में? मेथड में। और वो कौन से मेथड में? लीस्ट स्क्वायर मेथड में। अब आ जाएं जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ। हाँ, अब जरा कुछ फार्मूले याद कर लें तो ज़रा बेहतर है। मैं ऑन कैंपस भी इंशाल्लाह ये दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी ऑफ वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। वो वाई बार का मतलब है मीन ऑफ वाई, और एक्स बार का मतलब है मीन ऑफ एक्स। बी ऑफ एक्स वाई एक्स आपने कैलकुलेट किया होगा। कहाँ से? यू कैन ऑल्सो यूज दैट फार्मूला, ये शॉर्टेस्ट फार्मूला है। बी ऑफ वाई एक्स यहाँ से भी कैलकुलेट, इसका पूरा मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाया था कि वहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रूव किया जा सकता है। लेकिन ये वाला फार्मूला थोड़ा समझना होगा कि ये वाला फार्मूला कहाँ यूज किया जाता है। ये वाला फार्मूला तब यूज किया जाता है जब होगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, और अगर x ऑन y हो तो फार्मूला ये हो जाएगा। ये दोनों में फर्क याद रखना है। इसी तरीके से आपकी ये फार्मूला भी चेंज होगा और ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। यही चीज मैंने अभी ऊपर बताई थी, मैं इसी के लिए सारा कुछ कर रहा था कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b ऑफ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय b ऑफ x ऑफ y। तो मैं आपको कहूंगा पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b ऑफ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय b ऑफ एक्स वाई। तो b ऑफ वाई एक्स आप यहां से कैलकुलेट करेंगे या इससे, बी ऑफ एक्स वाई यहां से, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें, तो आपका कोरिलेशन आना चाहिए, आर की वैल्यू आनी चाहिए। ये बड़ी जरूरी है और इसको हम इंटरप्रिटेशन में लेकर आते हैं। ठीक है। ये आपका कोरिलेशन का डेटा है, यानी आप इससे कैलकुलेट करते हैं। तो बेशक आप इसको रिवाइज कर लें या इसको रिवाइज कर लें, तो दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक होगा बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।